आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का जन आंदोलन। जन आंदोलन में हम विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हमारा जो विरोध प्रदर्शन, इनकलाब और हमको न्याय दो, इस योजना अंतर्गत हम कक्षा 12वीं के विभिन्न आंदोलनों का अपना पाठ्यक्रम के आधार से अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला, जन आंदोलन से क्या तात्पर्य है। हमारा देश सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र देश में गिनती आता है और जनतंत्र का जो भाव स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने यह कहा था कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र जिसमें जनता सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। यहाँ जनता के बीच से, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के हाथों में सरकार का संगठन, शासन का व्यवस्था, क्रियान्वयन और संचालन होता है। ये चुने हुए व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं या राष्ट्रीय हितों को जब वो महत्व नहीं देते हैं, अपने हित के लिए अधिक महत्व देते हैं और ऐसे उनके कृत्य से जनाक्रोश जन्म लेता है और जनाक्रोश का जो समुदाय है एकत्रित होकर वो जो विरोध प्रदर्शन करता है, उसी विरोध को हम जन आंदोलन के नाम से जानते हैं। जन आंदोलन किसी एक व्यक्ति का या समूह का नहीं है, वो सामूहिक रूप से, पूरा समग्र रूप से एक विशाल जनसंख्या का संघर्ष है और जिसका उद्देश्य यह है कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो आंदोलन के द्वारा राष्ट्रहित के लिए, अपने हित के लिए उसमें वो अपना भूमिका निभाता है। सामाजिक, नागरिक या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत या व्यवहार का पालन राजनीति कहलाती है। जन आंदोलन में निहित शक्ति बड़े से बड़ी शासन व्यवस्था को हिलाने में, कमजोर करने में, अपने हित को मनवाने में समर्थता रखती है। इसके बाद हम देखेंगे जन आंदोलनों की प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसे होती है। जनताओं के जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं, इसमें संक्षिप्त हमारा ऐतिहासिक अध्ययन है। 19वीं और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत में किसान आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आंदोलन, कई राजनीतिक दलों के आंदोलन, कई पर्यावरण संबंधी आंदोलन, विभिन्न प्रकार के अधिकारों से संबंधित आंदोलनों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें केवल निम्न वर्गीय लोग ही शामिल हुए ऐसी बात नहीं है, बल्कि मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय सभी लोगों ने इन आंदोलनों में इस सदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकारों की रक्षा को या अपने अधिकारों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन आंदोलनों के माध्यम से बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। उनमें हम प्रमुख रूप से देखेंगे जो हमारे पर्यावरणविद रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट, इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया चिपको आंदोलन। 70 के दशक में बांजों के साथ हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदलने या वन नीति के बदले हुए सरकार, वन जागे, वनवासी जागे, रेडी गांव, चमोली के जंगलों में गूंजे थे ये नारे और पूरा देश तक इसकी नारा जो है वो सुनाई भी दिया था। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है 1972, शुरू वनों की जो अंधाधुंध कटाई, चाहे वह नगरीय बसाहट के लिए हो, कृषि के लिए हो या निजी लाभ के लिए क्यों ना हो, जंगलों की कटाई के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। 1974 चमोली जिला में गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी द्वारा
इस आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण और जो जंगलों में रहने वाले रहवासी जो ग्रामीण थे, जिनको हम सामान्य वर्षों में या सामान्य अर्थों में वनवासी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा वृक्षों को पकड़कर उसमें चिपकना, उसमें लिपट कर रहना और उसके काटने का विरोध करना। पेड़ों से व्यक्तियों के द्वारा जो चिपक कर पेड़ों की सुरक्षा की गई और पेड़ों से चिपकने की जो उनकी प्रक्रिया, पूरा सब पेड़ों में गांव के बस्ती के सभी लोग चिपक कर पेड़ों की सुरक्षा किए और इसी आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा भी दिया गया जो आगे चलकर पूरा देश में बहुत प्रसिद्ध हुआ। वह नारा, इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के हमारे मुख्य आधार, ये प्रमुख नारा था। चिपको आंदोलन को ऊंचाई तक पहुंचाने में, आगे बढ़ाने में, पूरा देश में उसको लागू कराने में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस आंदोलन को और समग्र रूप से पूरा देश में फैलाने के लिए, इसके कार्य क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा हो, और इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का चिपको आंदोलन के अंतर्गत नारा भी दिया। अब हम देखेंगे हमारा जो लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के जो दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं और सांप्रदायिक दल हैं, जाति आधारित दल हैं, संप्रदाय आधारित दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन दलों के द्वारा क्या क्या आंदोलनें संचालित की गई हमारे देश में, उसका हम संक्षिप्त रूप से यहाँ पे अब अध्ययन करेंगे दल आधारित आंदोलन के अंतर्गत। जन आंदोलन सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन के रूप में देश में हम देखते हैं आया है सामने में। ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी चिंतन मंथन चला है और उस चिंतन और मंथन के द्वारा अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन का भी जन्म हुआ। कई प्रकार के आंदोलन संचालित हुए। प्रमुख रूप से हम देखेंगे तो जाति विरोधी जो आंदोलन है वो संचालित हुआ। किसान सभा का आंदोलन, किसान अपने हित में जो आंदोलन किए, अपने लाभ के लिए उन्होंने आंदोलन किया। मजदूर संगठन अपने हित के लिए, अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। इसका भी हमको अध्ययन में देखने को मिलता है। ये आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआती दशकों में इनका महत्व जो है वो, अस्तित्व जो है वो हमारे सामने आया, देश के सामने आया। ऐसे आंदोलन जो आज़ादी के बाद भी चलते रहे। महानगरों में ज़्यादा करके हम देखते हैं इसको, जो हमारे मुंबई हैं, कोलकाता, कानपुर, जो औद्योगिक नगर हैं, महानगर हैं और जहाँ पे मजदूरों का रहनिवास ज़्यादा है, वैसे संगठनों के द्वारा आंदोलन चलाया गया और अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए वो आंदोलन उन्होंने शुरू की। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में एकजुट हो गए, लामबंद हो गए और सरकार का ध्यान अपने ओर आकृष्ट करने के लिए उन्होंने आंदोलन का वहाँ पे प्रारंभ किया। इन्होंने काश्तकारों के बीच में जमीन के पुनर्वितरण, जो काश्तकार हैं, जो खेती करने वाले हैं, उनको जमीन जो हड़प लिया गया था उनको खेती करने के लिए, उनके व्यवसाय करने के लिए फिर से उनको कृषि क्षेत्र भूमि को प्रदान करने के लिए उन्होंने मांग रखा और उस मांग को पूरा करने के लिए आंदोलन के रूप में सरकार के सामने अपना प्रस्तुति आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भागों में हम देखते हैं किसान, खेतीहर मजदूरों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जो है आंदोलन के रूप में देश में प्रस्तुत किया। राजनीतिक दलों के जो स्वतंत्र आंदोलन भी संचालित हुए, जिसको हम दलित पैंथर्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं
जो हमारा जनमानस है उसकी दृष्टि में दलित शब्द भारतीय समाज के जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उन जनजातियों की सामुदायिक पहचान के रूप में भले ही जाना जाता हो, लेकिन ऐतिहासिक सच यह है कि दलित विमर्श एवं साहित्य के संदर्भ में दलित शब्द स्वयं में चेतना का प्रतिरूप है। भारत में 17वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई और वह आवाज़ हमको आंदोलन के रूप में देखने को मिला, विभिन्न प्रकार के आंदोलन के रूप में देखने को मिला। ज़्यादातर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, बस्ती में रहने वाले, उसमें जो पल कर बढ़े हुए, झुग्गी झोपड़ी से जो आगे बढ़े हैं, उसके जो समुदाय बने, उनके जो समाज बने, वो लंबे समय तक जाति और जातिगत अन्याय और क्रूरता को उन्होंने भोगा और उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन को प्रादुर्भाव या प्रारंभ किया। दलित समुदाय उनकी पहचान दिलाने में या दलित समुदाय को उनके जो निम्नता का स्तर निर्धारित किया गया था उसको दूर करने में, उनको समानता का अधिकार दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या इस कार्य में हम भीमराव अंबेडकर की कल्पना या कार्य को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। 1924 अंबेडकर ने दलितों के प्रगति के लिए, उनके अच्छे जीवन के गुजारा हो सके इसके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में दलित पैंथर्स मुंबई, महाराष्ट्र 1972 में गठित एक सामाजिक राजनीतिक संगठन, जिसने बाद में एक बड़े आंदोलन का रूप लिया। नामदेव ढसाल, राजा ढाले, अरुण कामले इसके आरंभिक व प्रमुख नेता में जाने जाते हैं। इसका गठन अफ्रीकी अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स आंदोलन से प्रभावित होकर या उसको देखकर ही प्रारंभ किया गया था। महाराष्ट्र विभिन्न इलाकों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ते हुए दलित पैंथर्स की प्रमुख गतिविधि उनसे लड़ना और उनसे संघर्ष करना, अत्याचार का विरोध करना, अन्याय का विरोध करना, अपने ऊपर हो रहे जो जातिगत भेदभाव है उसके लिए संघर्ष करना, इस रूप में सामने आया। सरकार ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर या उसको दूर करने के लिए छुआछूत अधिनियम में दंड की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई और इस अनुच्छेद 17 की अवहेलना के परिणाम स्वरूप 1989 में व्यापक कानून भी संविधान में बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार करने वालों को कठोर दंड देने की व्यवस्था संविधान में की गई। दलित पैंथर्स विचारात्मक या अपने विचार के आधार से उनका जो एजेंडा था जाति प्रथा को समाप्त करना, भूमिहीन, गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर, दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना और आगे चलकर यह जो है बैकवर्ड एवं माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसको हम बामरोप कहते हैं, उस दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की उन्होंने पूर्ति की। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय किसान यूनियन, BKU के नाम से, हाफ नाम से हम जानते हैं। सरकार की नीतियों का विरोध, जो किसान के हित के विपरीत नीति या नियम बने हैं, उन नीतियों का विरोध इसके अंतर्गत हम देखने को पाते हैं। इस आंदोलन का जो उदय है 1988 जनवरी में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से लगभग 20,000 किसान जमा हुए थे। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर की बढ़ोतरी या बिजली की जो उन खेती में उपयोग करते हैं जिस बिजली का, उसके दर में वृद्धि की गई थी, उसका उन्होंने विरोध किया।
जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे किसानों ने, और इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। किसानों का बड़ा अनुशासित धरना था, उन्होंने किसी प्रकार का जो विकृत धरना का जो विकृत रूप है, उस विकृत रूप का सहारा कभी नहीं लिया था। जिन दिनों के धरने में वो बैठे थे, उन दिनों के आसपास गांवों से निरंतर राशन पानी उनको नियमित रूप से शांतिपूर्वक मिलता था। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य थे वही थे, और भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसानों का एक अग्रणी संगठन उस समय था। 1990 के दशक में भारत के द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति, उदारीकरण कहने से जो कठोर नियम है उसमें ढिलाई बरतना, तो उदारीकरण नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय किसान यूनियन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से नगदी फसल के बाजार को हुई हानि को दूर करने के लिए गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में, या सरकार जो उसको खरीद रही है कम मूल्य में, उसकी वृद्धि करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को, अंतर्राज्यीय स्तर पर जो आने जाने में रोक लगा था उसको हटाने, समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफी या कर्ज जो है उसको माफ करने, किसानों के लिए जो किसान हैं प्रमाणित किसान हैं उनके लिए पेंशन के प्रावधान की व्यवस्था की जाए, ऐसा इस आंदोलन के कर्ताओं ने अपना मांग प्रस्तुत किया सरकार के सामने। ऐसे मांग देश के अन्य किसान संगठनों भी उठाया। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों अर्थात शहरी औद्योगिक क्षेत्र भारत ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया गया। भारतीय किसान यूनियन की जो विशेषताएं थे उसको हम देख लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने में भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो अभियान का सहारा लिया, और उपरोक्त इन कार्यवाहियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके आसपास के इलाके के गांवों के हजारों किसानों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, उसमें भाग लिया। देश की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय किसान यूनियन ने कई प्रकार के कई जगहों पर संगठित होकर रैलियों का आयोजन किया। इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया। 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा, अपना हित को उन्होंने सामने रखा। वर्तमान में यह राजनीति के दबाव समूह के रूप में सक्रिय भूमिका आज भी अदा कर रहा है। किसान यूनियन के अंतर्गत हम जो देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो सफलतापूर्ण रूप से हासिल नहीं कर पाया सरकार ने, उसके चलते उसकी असफलता के बाद भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और उसमें जो हानि हुई उसकी भरपाई के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई। इसे हम हरित क्रांति का या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यह एक कृषि सुधार कार्यक्रम था, खेती में अधिक से अधिक उपज लेने वाला कार्यक्रम था, और उस उपज को लेने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं लागू की जाने वाली योजना था। 1966 से 1969 में भारत ने हरित क्रांति की नीति को अपनाया, तो इससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। हरित क्रांति अपनाने से उनको लाभ हुआ आर्थिक रूप से, और उसी लाभ के परिणाम स्वरूप गेहूं,
चावल और दालों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई तथा गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसल की श्रेणी में आ गए। हरित क्रांति के हम सकारात्मक परिणाम देखेंगे। हरित क्रांति जब लागू हुआ तो इससे खेती में, कृषि में जो हमारे आधुनिक उपकरण थे, नए नए जो संयंत्र थे, उनका उपयोग किया गया और उनके उपयोग से अधिक पैदावार हमको प्राप्त हुआ। नकदी फसल जो निर्धारित किए गए थे उनकी पैदावार में वृद्धि की गई। जो उत्पादन क्षमता पहले था उससे ज़्यादा उत्पादन किया जाने लगा और ऐसा जब हुआ तो आर्थिक क्षेत्र में सभी की आर्थिक जो प्रगति है वो भी विकसित हुई। इसका हम सकारात्मक परिणाम के बाद अब नकारात्मक परिणाम भी देख लेते हैं। इस क्रांति का प्रभाव कुछ ही फसलों तक सीमित रहा। सभी फसलों को इस योजना ने प्रभावित नहीं किया या इस योजना का लाभ सभी फसलों को समग्र रूप से नहीं हो पाया। हरित क्रांति का प्रभाव देश के कुछ ही हिस्सों तक सीमित रहा और छोटे क्षेत्र के कृषक भी इससे अछूते रह गए। किसान आंदोलन के अंतर्गत हम देखेंगे अब असम आंदोलन। असम आंदोलन, इसका भी हम संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे। सन 1979 से 1985 तक असम आंदोलन चला। असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। असमी लोग जो स्थायी रूप से वहां रह रहे थे उन लोगों को यह भय हो गया, संदेह हो गया था कि बांग्लादेश से आकर बहुत से मुसलमान आबादी या असम में आबादी के रूप में बस जा रहे हैं और ऐसा होने से उनके मन में यह भावना थी कि ये जो बाहरी लोग हैं उनको पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय जनता अल्पसंख्यक हो जाएगा और अल्पसंख्यक जब हो जाएगा तो असम में या हमारे क्षेत्र में तेल का, चाय का, कोयला जैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता का मानना था कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। 1979 ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू, इसने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन भी चलाया। आसू एक छात्र संगठन था, एक महाविद्यालयीन छात्रों का समूह था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। प्रादेशिक हित में यह काम करता था। आसू का आंदोलन अवैध प्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन में उन्होंने मांग किया था कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन भी मिला। असम के सभी स्थायी लोगों ने इसका समर्थन किया। आंदोलन के दौरान कई प्रकार की हिंसक और त्रासदायक घटनाएं भी घटित हुईं। बहुत से लोगों को जान गंवानी भी पड़ी, इसमें धन और जन दोनों की हानि हुई। यहाँ आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही, बिहार स्थित बरानी तेल शोधक कारखाने की तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश भी की गई। आगे हम इस आंदोलन की रूपरेखा और कार्य को देखेंगे तो कुछ सालों के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से संपर्क किया, बातचीत की और उनके बातचीत के परिणाम स्वरूप ही 1985 में समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम
गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में एकजुट हो गए, संगठित किया और इस पार्टी का नाम दिया गया असम गण परिषद। असम गण परिषद 1985 में इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण या नवनिर्माण किया जाएगा। इसके बाद हमारा आता है रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या, जो वर्तमान में भी हमारे देश में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। म्यांमार बहुसंख्यक आबादी बौद्ध हैं। म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से अवैध बंगाली प्रवासी हैं। सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। अभी भी इनको नागरिकता नहीं मिल पाया है, हालांकि ये म्यांमार में पीढ़ियों से रह रहे हैं। रखाइन स्टेट में 2012 से सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जानें भी गई हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग दूसरे जगह उनको बसाया गया है, विस्थापित किया गया है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आज भी जर्जर कैंपों में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ रहा है। ये अपने लिए एक सुरक्षित देश की तलाश में भारत के पूर्वोत्तर इलाकों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वोत्तर में वर्तमान में यह एक बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है या देश के लिए, असम के लिए गंभीर समस्या बन रही है। सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर विशेष नियम भी बना रही है। किसान आंदोलन, प्राचीन काल से ही हमारा देश विदेशी आक्रमण का शिकार रहा है। संपूर्ण मध्यकाल में मुस्लिम जो शासक थे एवं विदेशियों का शासन भी रहा है। हम इतिहास को देखेंगे तो जितने हमारे शासक थे वो मुस्लिम ही ज़्यादा रहे हैं। कृषकों पर अत्याचार के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने समय समय पर भू राजस्व की विभिन्न प्रणालियों को भी, नए नियम को भी उन्होंने शुरू किया था। कृषकों ने निरंतर बढ़ते हुए लगान, जमीन से बेदखली की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसे देखते हुए कृषकों ने विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन करना प्रारंभ किया और विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत किसान आंदोलन के जो हम अध्ययन करेंगे उसमें प्रमुख रूप से नील विद्रोह 1859 से 60, इसकी जो शुरुआत है 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास ने किया था। दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया है। हिंदू पट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन के संबंध में कार्य किए हैं। किसानों की एकजुटता के कारण 1960 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह से बंद कर दी गई। 1957 के विद्रोह के पश्चात प्रथम संगठित विद्रोह बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा यह प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे तिभागा आंदोलन 1946 से 1950। यह आंदोलन भी बंगाल में ही केंद्रित था। इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई थी। यहाँ से यह बंगाल में नोआखली तक फैल गया। इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे या इस आंदोलन को प्रारंभ करने वाले जो प्रमुख नेता थे कंपाराम सिंह, भवन सिंह। इस आंदोलन में बटाईदार किसानों ने निर्णय किया कि वे फसल की 2/3 हिस्सा लेंगे और जमींदारों को 1/3 हिस्सा देंगे। बंटवारे के इसी अनुपात के कारण इसे तिभागा आंदोलन कहते हैं। 1946 को बंगाल के प्रांतीय किसान सभा ने तिभागा संबंधी प्लाउट कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया था।
इसके बाद हम देखेंगे चंपारण में नील सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के विरुद्ध किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। चंपारण बिहार का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिक जिस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से नील की खेती करवाते थे, जैसा नियम बनाकर वो खेती करवाते थे, उसे 3 कटिया प्रणाली कहते थे। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में जर्मनी में कृत्रिम रासायनिक नील के आविष्कार के फलस्वरूप प्राकृतिक नील की मांग बाजार में कम हो गई। उसका जो महत्व है घट गया, मांग भी घट गया। और ऐसे मांग घटने के चलते चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती करना अपने नुकसान उठाने समझकर वो बंद करने को मजबूर हो गए। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। अंत में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वे करने के लिए चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी स्वयं सदस्य भी थे। इस कमेटी की सलाह पर सरकार ने 3 खटिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग किसानों को ही वापस कर दिया। बारदोली आंदोलन 1928 गुजरात का बारदोली सत्याग्रह पूरे देश में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सबसे संगठित, व्यापक और सफल कृषक आंदोलन के रूप में इसकी पहचान है। कालीपराज, जिसको हम काले लोग कहते हैं, बारदोली तालुका जिला की एक जनजाति थी जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हाली पद्धति, जिसको हम बंधुआ मजदूर पद्धति कहते हैं, इसके अंतर्गत उन्हें उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था। कुंवर जी मेहता व केशव जी गणेश ने कालीपराज साहित्य का सृजन किया तथा हाली पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाई। 1929 के बाद हर वर्ष कालीपराज सम्मेलन का आयोजन होने लगा। 1927 में आयोजित कालीपराज सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कालीपराज का नाम बदलकर रानीपराज, जंगल की वासी जिसका तात्पर्य होता है, उसको नाम बदलकर जंगल के वासी कर दिया। महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ बारदोली में कालीपराज को अहिंसक, निश्छल और कानून मानने वाला कहा। बारदोली सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1928 बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। महिलाओं ने भी इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदोली सत्याग्रह के दौरान यहाँ के महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। इसके बाद हम देखेंगे ताड़ी विरोध आंदोलन। आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने आसपास मदिरा की बिक्री पर पाबंदी को लेकर स्वयं स्फूर्त होकर इस आंदोलन को प्रारंभ किया। 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस क्षेत्र की, आंध्र प्रदेश की या आंध्र प्रदेश क्षेत्र की महिलाओं ने शराब माफियाओं के खिलाफ इंकलाब या आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन ने बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप धारण किया
इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसका प्रादुर्भाव या उदय हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दूर दराज के गांव दुबरगटा में 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देशी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थीं। ग्रामीण पुरुषों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी और इसके चलते वे शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप में कमजोर भी हो चुके थे। शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ सभी परिवार में बढ़ रहा था। पुरुष अपने काम और गैर हाजिर काम पर कभी नहीं रहते थे, कामों में गैर हाजिर रहते थे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। उनको पारिवारिक और सामाजिक सभी प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आईं। उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू किया सरकार के ऊपर, और यह खबर तेजी से इलाके में फैल गई कि करीब 5000 गांव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया है। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर को भेजा गया। इस तरह से विरोध को देखते हुए नेल्लोर जिलों में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया था, उस आंदोलन को संचालित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, उसमें सबसे पहला महिलाओं का शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण न हो, उनके शोषण पर रोक लगाया जा सके। दूसरा हमारा पुरुषों में जो शराब की लत थी और शराब की लत के चलते वो अपने काम नहीं कर पाते थे, साथ ही साथ उनका आर्थिक और पारिवारिक स्तर भी गिरते जा रहा था। इसको बंद करने के लिए उसको शराब के आदतों का छुड़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना। शिक्षा के द्वारा महिला शिक्षित होंगी तो पुरुष को भी समझा सकेंगी और समाज में जो फैली हुई ताड़ी है या नशा कार्यक्रम है उसको समाप्त किया जा सकेगा। बेरोजगारी को दूर करना, राजनीतिक व अपराध के बीच के संबंध को समाप्त करना और लैंगिक असमानता को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब हम देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो जुड़े हुए थे प्रमुख व्यक्ति आज भी जुड़े हुए हैं। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश कर अरब सागर में गिरती है। भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजनाओं के तहत कई प्रकार के विकास परियोजनाएं वहां पे संचालित हैं। उसके तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों पर 30 बड़े, 135 मध्यम और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। गुजरात के सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। नर्मदा के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला है। इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण का विरोध भी किया है। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का भी प्रस्ताव प्रस्तावित है। बांध का जो समर्थन करते हैं उनका कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में
पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। और सिंचाई की सुविधा जब मुहैया होगी तो कृषि की उपज में गुणात्मक वृद्धि की भी कल्पना की गई है। बांध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही है, इससे बाढ़ और सूखे की जो आपदाएं होती हैं उन पर अंकुश या रोक लगाया जा सकेगा। जब बांध बन जाएगा तो सरदार सरोवर बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों में जो गरीबी है, 225 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे हैं। अतः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया है। इन गतिविधियों को एक आंदोलन का रूप 1988-89 में मिला, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का रूप दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में जो हमने जिनका अध्ययन किया अभी, उसमें मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया है। उनके उद्घाटन करते ही मेधा पाटेकर के नेतृत्व में 40,000 परिवारों की हक की लड़ाई लड़ रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने 3 दिनों से चल रहे जल सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया। बांध के बनने से जो फायदे हुए हैं उनमें प्रमुख रूप से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना नए भारत के निर्माण में करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। यह बांध आधुनिक इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, साथ ही यह देश की ताकत का प्रतीक भी है। इस बांध परियोजना से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलेगा और कृषि सिंचाई के लिए उनको यह वरदान के रूप में सिद्ध होगा। इस बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर तक बढ़ाया गया है ताकि इससे बिजली भी उत्पन्न किया जा सके। गुजरात क्षेत्र में सिंचाई और जल संकट को देखते हुए नर्मदा नदी पर बांध की परिकल्पना की गई थी, जो पूर्ण हो गई है। जन आंदोलन से जो सबक मिला उसमें हम देखेंगे, जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीतियों को बेहतर ढंग से समझने में हमको सहायता करता है, मदद देता है। विभिन्न प्रकार के जो जन आंदोलन हुए उसमें किसी न किसी प्रकार का हित जुड़ा हुआ रहा है। इस तरह के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते हैं या सफल नहीं हो पाते।